डियर स्टूडेंट्स, ऑफलाइन वीडियो सेशन में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जो आपकी हिस्ट्री का पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था कि नेशनलिज्म किस चीज को कहा जाता है और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है ना, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, उसकी वजह से लोगों में जो नेशनलिज्म का जज्बा पैदा हुआ वो किस तरह से जो है सिर्फ फ्रांस में नहीं बल्कि पूरे यूरोप जो है यूरोप में फैलने लगा। तो हमने देखा था कि जो फ्रांस 1789 से पहले जो कि एक मोनार्की थी, जो कि एक टेरिटोरियल स्टेट था विच वाज रूल्ड बाय ए मोनार्क बाय ए किंग नेमली लुइस द 16 जो कि इसको रूल करते थे। तो किस तरह से डिफरेंट रीजंस की वजह से, डिफरेंट कॉजेज की वजह से, जैसे सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, ठीक है, इसी तरह से पॉलिटिकल कॉजेज, कुछ इमीडिएट कॉजेज की वजह से जो है वहां पे इस मोनार्की का जो है उसको ओवरथ्रो किया गया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जो है कन्वर्ट किया गया, ठीक है। सो लोगों ने जो है रिवोल्ट किया और उस रिवोल्यूशन के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में फ्रांस जो है कन्वर्ट हो गया। अब इस रिवॉल्यूशन के बाद जो है जिन लोगों ने इस रिवॉल्यूशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले किया, जिनको हम कहते हैं रिवॉल्यूशनरीज, ठीक है, उन रिवॉल्यूशनरीज जो है कौन कौन से स्टेप्स उठाए ताकि वो फ्रांस के अंदर जो है एक सेंस जो है कलेक्टिव आइडेंटिटी का उसको लोगों के अंदर जो है पैदा करें। उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स उठाए, कौन कौन से मेजर्स उठाए, ये हमने आज डिस्कस करना है। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ ए नेशन जो है इसके अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है, सब टॉपिक, दैट इज व्हाट वर द स्टेप्स, व्हाट वर द मेजर्स व्हिच वर टेकन बाय द रिवॉल्यूशनरीज टू develop or to create a sense of collective identity among the people of France. So what were the steps या हम कह सकते हैं measures taken by French revolutionaries create sense of collective identity among the people of France. ठीक है। सो लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी पैदा करने के लिए रेवोल्यूशनरीज ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए, कौन कौन से मेजर्स इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। अब ये कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को जो है एक कॉमन इंटरेस्ट की तरफ जो है माइल करना है, ठीक है। जब लोगों का एक कॉमन इंटरेस्ट हो, उनकी एम्स जो है जब वो सेम हो, ऑल्दो वो डिफरेंट सेक्ट्स के हो, वो डिफरेंट रिलीजन्स के हो, वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हो, ठीक है, उनका डायलेक्ट डिफरेंट हो, लेकिन उनके इंटरेस्ट जब सेम हो, हम कह सकते हैं कि उनकी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है। अब इस कलेक्टिव आइडेंटिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इसको क्रिएट करने के लिए, इसका सेंस जो है लोगों में क्रिएट करने के लिए इन रिवोल्यूशनरीज ने क्या क्या स्टेप्स उठाए वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? दे सेपरेट द आइडिया ऑफ ले पैट्री एंड ली स्टोयर। ठीक है। सो आइडिया ऑफ ले पैट्री एंड ले स्टोयन जो है ये इन्होंने फैलाया रिवोल्यूशनरीज ने। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों जो है ले पैट्री एंड ले स्टोयन, दीज आर फ्रेंच वर्ड्स, ठीक है। और इनका मतलब क्या हुआ? ले पैट्री का मतलब हुआ द फादरलैंड, फादरलैंड, ठीक है। एंड ले स्टोयन का मतलब हुआ द सिटीजन्स। सुनो, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने लोगों में इस चीज को फैलाया कि फ्रांस जो है ये फ्रांस उनकी फादरलैंड है
और लोग जो हैं फ्रांस के वो इसके सिटीजन्स हैं। तो इन सिटीजन्स जो हैं इनको जो है अपने मुल्क की ओर जो है एक अच्छी सोच रखनी चाहिए, एक जज्बा रखना चाहिए, इसकी मोहब्बत रखनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने ये आइडिया जो है लोगों के अंदर फैलाए। ठीक है, दूसरी बात, फ्रांस जो है इनका एक रॉयल फ्लैग था। ठीक है, रिवोल्यूशन के बाद जो ये रिवोल्यूशनरीज थी इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस फ्लैग को जो फॉर्मर रॉयल फ्लैग था इसको रिप्लेस किया किसके साथ, एक नए फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग के साथ। ठीक है, जो रिवोल्यूशन से पहले बादशाह की हुकूमत का फ्रांस का जो फ्लैग था रॉयल फ्लैग, ठीक है, जो उसका झंडा था उसको इन्होंने रिप्लेस किया एक नए फ्लैग के साथ जो कि 3 कलर का था। जिस तरह से इंडिया का जो फ्लैग है ट्राई कलर का है, इसी तरह से इन्होंने एक नया फ्लैग जो है अडॉप्ट किया, एक नया फ्लैग जो है चूज किया और वो फ्लैग जो है दैट वाज ऑफ ट्राई कलर। ठीक है, इससे पहले, ठीक है ना, वहां पे स्टेट्स जनरल होता था जिसको कोई इलेक्ट नहीं करते थे। अब जो फ्रांस का स्टेट जनरल था, ठीक है, जो फ्रांस के मेजर डिसीजन जो है लेते थे, अब उस स्टेट जनरल जो है उसको इलेक्ट किया गया। ठीक है, और किन के द्वारा, एक्टिव सिटीजन के द्वारा। ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं एक्टिव सिटीजन किन को कहते थे। यानी लास्ट ईयर जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर में आपने ये डिस्कस किया था कि एक्टिव सिटीजन किन को कहते थे। ये वही सिटीजन हैं जो कि टैक्स पे करते थे और जिनको राइट टू वोट होता था। सो स्टेट जनरल जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले इलेक्ट नहीं होती थी, वो नॉमिनेट किए जाते थे, अब उनको इलेक्ट किया गया और इस स्टेट जनरल को जो है इसको नाम दिया गया द नेशनल असेंबली, द नेशनल असेंबली। ठीक है, इसके बाद इन्होंने रिवोल्यूशनरीज ने क्या किया, इन्होंने एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है बनाया और तो और एक सिस्टम ऑफ लॉज इन्होंने लाया विच वॉज यूनिफॉर्म। ठीक है ना, हर एक सिटीजन के लिए एक सिस्टम ऑफ लॉ, या जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड या सिस्टम ऑफ लॉ फॉर ऑल सिटीजन। ठीक है, सो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन्होंने बनाया, ठीक है, जो जिसके जरिए से मुल्क को चलाया जाता था, और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड या हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ लॉ बनाया जिस लॉ के तहत जो है गवर्न किया जाता था कंट्री को, और जिस लॉ के तहत जो है लोगों को जो है जस्टिस दी जाती। एक और चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जो यहाँ पे एक्टिव सिटीजन के जरिए से नेशनल असेंबली को इलेक्ट किया गया, इसका फायदा ये रहा, देखिए इससे पहले जो है इनको ऐसे ही नॉमिनेट किए जाते थे, अब जब इलेक्ट होते थे ये, तो इसका फायदा ये था कि लोग जो है उन्हीं लोगों को चुनते थे जो उनके लिए अच्छे डिसीजंस फ्यूचर में ले सकते थे। तो लोगों को जो है यानी अपने नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने से ये फायदा मिलता था कि वो रिप्रेजेंटेटिव्स उनके बिहाफ बात कर सकते थे और उनके लिए जो है अच्छे डिसीजंस ले सकते थे। ठीक है, आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। अब इसमें 1-2 पॉइंट्स और हैं। कुछ हिम्स जो हैं कंपोज किए गए जिनके जरिए से लोगों में जो है नेशनलिज्म का जज्बा पैदा होता था। तो जिस तरह से जिस वक्त इंडिया जो है अंडर ब्रिटिश रूल था, तो लोगों में जो है नेशनलिज्म का जज्बा पैदा करने के लिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह साहब ने एक गीत या हम कह सकते हैं नज्म लिखी थी, जिसका अनुमान कुछ इस तरह है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। उसका मतलब ये था
मतलब उसका मकसद ये था कि लोगों में जो है हिंदुस्तान के लिए एक वतन परस्ती का एक जज्बा पैदा हो। इस तरह से इन्होंने क्या किया, रेवोल्यूशनरीज ने कुछ नए नए हिम्स कंपोज किए जिनके जरिए से लोगों में जो है जज्बा पैदा होता था, किसके लिए, अपने मुल्क के लिए, ठीक है। और तो जो जनरल असेंबली के मेंबर जिनको इलेक्ट किया गया तो इन्हें ओथ्स दिलाए गए, ठीक है, इन्होंने ओथ उठाया, ओथ्स लिए, हम कह सकते हैं ओथ जो एक तरह का कसम होता है, ठीक है, एक तरह का वादा होता है कि हम अपने मुल्क के लिए जो है वफादारी का सबूत देंगे, ठीक है, अपने इवन अगर उनको अपनी जान भी देनी पड़े, ठीक है। तो ओथ्स वर टेकन, ठीक है, न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन एंड जो मार्टिर्स है यानी जिन लोगों ने शहादत पाई थी रेवोल्यूशन के दौरान, ठीक है, और इस मुल्क में जो है, जो फ्रांस है वहां पे हम कह सकते हैं रेवोल्यूशन के दौरान, या हम कह सकते हैं वहां पे डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, जिन्होंने शहादत पाई थी, उनको क्या किया, उनकी शहादत को याद किया गया, ठीक है, ठीक। और तो और एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया, ठीक है, किस चीज का, वेट्स का और मेजर्स का। यानी मतलब ये कि इससे पहले जो है लोग जो नापते थे, नापने के लिए कोई आला नहीं होता था। अब इन्होंने कुछ आलात बनाए, जिन आलात के जरिए से, जिन डिवाइसेस के जरिए से एक यूनिफॉर्मिटी आई है। कहीं भी फ्रांस के अंदर जाते तो वहां पे वही आलात आपको मिलते, तो एक यूनिफॉर्म सिस्टम बना, किस चीज का, वेट्स का, ठीक है, यानी नापने का एक यूनिफॉर्म सिस्टम बना, वेट नापने का और तो और बाकी चीजें नापने का, ठीक है, मेजर यानी लेंथ नापने का, बाकी चीजों को नापने का जो है यूनिफॉर्म सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और जो इंटरनल कस्टम्स थे, ठीक है ना, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो है इनको एबॉलिश किया गया, ठीक है, ये खत्म किए गए। कस्टम ड्यूटी कहा जाता है जब हम कोई किसी चीज को इंपोर्ट करते हैं ना, या एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जब किसी चीज को इंपोर्ट किया जाता है या एक्सपोर्ट किया जाता है, उस पे जो टैक्स लगता है उस टैक्स को कहा जाता है कस्टम ड्यूटी। बात समझ आ रही है? कस्टम ड्यूटी कहा जाता है जब आप किसी चीज को अपने मुल्क के अंदर लाएंगे तो उस पे कुछ टैक्स लगता है, उस टैक्स को कहा जाता है कस्टम ड्यूटी। या आप अगर यहां से अपने मुल्क से कोई चीज बाहर भेजोगे तो उस पे जो टैक्स लगेगा वहां पे या अपने मुल्क के अंदर, उससे हम कहेंगे दैट इज द कस्टम ड्यूटी। अब इस कस्टम ड्यूटी को क्या किया गया, इसे खत्म किया गया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनल कस्टम ड्यूटी ने क्यों कहा। देखिए, जिस वक्त ये रिवोल्यूशन आया ना, तो फ्रांस ने जो है अपने साथ जो है बाकी ममालिक जो इसके इर्द गिर्द यानी जो इसके हिस्से नहीं थे ना इस मुल्क के, तो उनको भी इसके साथ जो है इनकॉर्पोरेट किया गया। तो अब वो वहां पे लोग जो है अपने मुल्क से उस मुल्क में जो इससे पहले इसका हिस्सा नहीं थे, अब वहां पे भी जाते थे, वहां पे भी तिजारत करते थे, लेकिन अब वो इसका हिस्सा थे, ठीक है। तो वहां तिजारत करने के लिए लोगों को जो टैक्स देना पड़ता था उस टैक्स को खत्म किया गया, ठीक है। अब फ्रांस जो है डिफरेंट रीजन्स में बटा हुआ था, ठीक है ना, तो लोग जो वहां पे भाषा बोलते थे, डिफरेंट भाषाएं बोलते थे। यानी अगर एक ही भाषा होगा, एक ही भाषा होगी, एक ही लैंग्वेज होगी, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंसेस होंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे अगर हम कश्मीरी की बात करेंगे, जो कश्मीरी कुपवारा में बोली जाती है वो श्रीनगर में नहीं बोली जाती, ठीक है। वही जो श्रीनगर में बोली जाती है वो आपको जम्मू में नहीं मिलेगी, ठीक है, वहां पे डिफरेंट मिलेगी। तो एक ही लैंग्वेज में जो ये डिफरेंस होते हैं इसे कहा जाता है रीजनल डिफरेंस, और इसे हम कह सकते हैं इट इज द डायलेक्ट, ठीक है, इसे डायलेक्ट्स कहा जाता है। सो ये जो रीजनल डायलेक्ट्स हैं, रीजनल डायलेक्ट्स जो हैं, इनको क्या किया गया, ये डिस्करेज किए गए कि आप जो है ये ना बोले, इसका इस्तेमाल ना करें। इंस्टीड आप एक ही लैंग्वेज का जो है इस्तेमाल करें, दैट इज फ्रेंच लैंग्वेज। और इस फ्रेंच लैंग्वेज जो है इसको जो है नेशनल लैंग्वेज बनाया गया, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है?
जो रीजनल डायलेक्ट्स हैं इनको डिस्करेज किया गया कि आप इनका इस्तेमाल मत करो, इनकी वजह से जो है हम यूनिटी की ओर नहीं जा रहे हैं, बल्कि हमें एक ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रेंच लैंग्वेज का, जो कि अब आज से हमारी क्या होगी, एक नेशनल लैंग्वेज होगी। तो यूनिटी पैदा करने के लिए, ठीक है, कलेक्टिव आइडेंटिटी पैदा करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को जो है क्या किया, इसे नेशनल लैंग्वेज बनाया गया। These are some of the steps, or we can say the measures which were taken by French revolutionaries in order to develop a sense of collective identity among the French people. So थोड़ा सा भी इसका रिविजन करेंगे। एक आइडिया ऑफ ले पैट्री एंड स्टोयन। ले पैट्री मीन्स द फादरलैंड और स्टोयन मीन्स द सिटीजन्स, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया, सेपरेट किया, रॉयल फ्लैग को रिप्लेस किया विद न्यू फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग, और स्टेट जनरल जो कि नॉमिनेटेड होती थी, अब उसको क्या किया इन्होंने, एक्टिव सिटीजन्स के जरिए से जो है इलेक्ट कराया, ठीक है। उन उन इलेक्टेड मेंबर्स को जो है क्या किया गया, फिर ओथ्स दिलाए गए, ठीक है। चलिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन्होंने बनाया, ठीक है, यानी जिस तरह से गवर्न किया जाता था, रूल किया जाता था नेशन को, ठीक है, उस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लाए, एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया जिसे नाम दिया गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और उसके बाद जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया, ठीक है, लोगों के लिए एक ही किस्म का लॉ, ठीक। न्यू हिम्स कंपोज किए गए, ओथ्स दिलाए गए, मार्टिर्स जो है उनको कॉमेमोरेट किया गया, ठीक है, उनकी मार्टिरडम। और उसके बाद जो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स जो है इंट्रोड्यूस किया गया। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज को जो है इसको एबॉलिश किया गया, इसको खत्म किया गया, और तो रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज करके फ्रेंच लैंग्वेज को एक नेशनल लैंग्वेज बनाया गया। आई होप यह टॉपिक आपको जो है क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह अगले क्लास में मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।